एनामलेस एनामलेस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप। एनामलेस बिहेवियर और डायगोनल रिलेशनशिप स्टार्ट करना है अभी। तुम लोग सब एक चीज सोच के देखो, सिद्धि को सारा रटा पड़ा होगा, अंदाजा है मेरा। वो क्लासेस अटेंड कर रही है ना, मतलब इसका मतलब है तुम सबको करनी चाहिए ढंग से और सिंसियरली करनी चाहिए बहुत। चलो नोट करना भी आगे। एनामलेस बिहेवियर, पहला ग्रुप था हमारा बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम थैलियम। दूसरा ग्रुप था कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं एनामलेस बिहेवियर का क्या मीनिंग है। एनामलेस बिहेवियर यानी एक्सेप्शनल बिहेवियर। पहला एलिमेंट हर एक ग्रुप का डिफरेंटली बिहेव करता है देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। फर्स्ट a member of every group behaves differently than rest of the members of its family। रीजन इसका बताया था मैंने, बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड एब्सेंस ऑफ वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, ये बता चुका तुम्हें मैं। तो इसके अंदर अब बोरोन जो है इट बिहेव्स डिफरेंटली देन रेस्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ इट्स फैमिली। तो ये क्यों डिफरेंटली बिहेव कर रहा है, उसके पॉइंट्स क्या हैं जो तुम्हें याद करने हैं बोरोन के लिए। एक तो बोरोन हार्ड है बहुत, नेटवर्क सॉलिड है, याद है कि नहीं। हार्ड है, नेटवर्क सॉलिड है। और तीसरा, कंपाउंड जिसके कोवेलेंट है। कोवेलेंट कंपाउंड्स होंगे, ओनली नॉन मेटल है ये। अपने ग्रुप में तो अकेला नॉन मेटल यही है ना, बाकी तो मेटल्स है। अकेला नॉन मेटल है, इसकी ऑक्साइड नॉन मेटल है तो इसकी ऑक्साइड्स क्या होंगी, एसिडिक। इसकी ऑक्साइड्स क्या है, एसिडिक है। इसकी ऑक्साइड्स एसिडिक है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा से ज्यादा 4 तक जा सकता है, बाकियों का 6 भी जा सकता है। जैसे एल्यूमिनियम है, AlF6 3 नेगेटिव बनाएगा, समझ गए कि नहीं ये। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, बोरोन की जो ट्राइफ्लोराइड है, बोरोन की जो ट्राइफ्लोराइड है वो, एक तो तुम कहोगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, दूसरा इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। नीट में IIT एडवांस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं इसके। BF3 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है। BF3 का क्या होता है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस। तो ये याद रखना है इसके अंदर, एनामलेस के अंदर। बोरोन के पॉइंट्स लिख दिया मैंने। ये हार्ड है, नेटवर्क सॉलिड होता है, कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, नॉन मेटल है ये बोरोन। बाकी एल्यूमिनियम वगैरह क्या है, मेटल है। फिर इसकी ऑक्साइड्स नॉन मेटल है तो इसकी ऑक्साइड एसिडिक होंगी। बोरोन का कोऑर्डिनेशन नंबर ज्यादा से ज्यादा कितना जाता है, 4 तक, बाकियों का 6 तक जा सकता है। बोरोन की जो ट्राइफ्लोराइड है इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, रिएक्शन लिख के दूंगा मैं अभी। रिएक्शन में इसकी लिख के दूंगा हाइड्रोलिसिस वाली। बोरोन की जो ट्राइफ्लोराइड है इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, इसकी रिएक्शन में लिख के दूंगा अभी। फिर इसके बाद कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड। इसमें चलो पहले इसमें बोरोन का एनामलेस बिहेवियर तो मैंने बता दिया तुम्हें। अब बोरोन की डायगोनल रिलेशनशिप किसके साथ होगी, सिलिकॉन के साथ। तो अब इन दोनों के पॉइंट्स, इन दोनों के पॉइंट नोट कर लेंगे। एनामलेस बिहेवियर बता दिया, डायगोनल रिलेशनशिप इसका रीजन मैं तुम्हें दे चुका हूं ऑलरेडी। इसका रीजन मैं तुम्हें ऑलरेडी दे चुका हूं। क्या रीजन होता है इसका, सिमिलरिटी इन द साइज ऑफ देयर आयंस, सिमिलरिटी इन देयर इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर, सिमिलरिटी इन द पोलराइजिंग पावर और आयनिक पोटेंशियल। याद आ गया कि नहीं है, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। फिर अब बोरोन की सिलिकॉन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप। बोरोन और सिलिकॉन दोनों के दोनों नेटवर्क सॉलिड्स हैं। दोनों के दोनों क्या है, नेटवर्क सॉलिड, पहला पॉइंट। दोनों नॉन मेटल है, बोथ नॉन मेटल्स। दोनों की ऑक्साइड्स एसिडिक। दोनों की ऑक्साइड्स क्या होंगी, एसिडिक होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट, BF3 और SiF4 दोनों की फ्लोराइड्स का पार्शियल हाइड्रोलिसिस। पार्शियल हाइड्रोलिसिस, दोनों के फ्लोराइड्स का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, ये रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, बोरोन और सिलिकॉन की दोनों की डेंसिटी लगभग सेम, सेम डेंसिटी। बोरोन और सिलिकॉन की लगभग सेम डेंसिटी। तो ये पॉइंट तुम्हें इसके अंदर रखने हैं, बोरोन और सिलिकॉन के डायगोनल रिलेशनशिप के पॉइंट्स हैं। बोरोन और सिलिकॉन के डायगोनल रिलेशनशिप के पॉइंट्स हैं। अब एक नोट कर लेंगे, एनामलेस बिहेवियर किसका, कार्बन का। इसके एक दो पॉइंट लिख लेंगे। अब तुम्हें लिखना आ गया, ये आगे भी ग्रुप्स है ना,
एनामलस बिहेवियर तो चलेगा, डायगोनल रिलेशनशिप अब नहीं चलेगा, याद है ना क्यों? प्रॉपर्टीज, हाँ प्रॉपर्टीज मैच नहीं करती है, याद आ गया कि नहीं है? तो इसलिए अब कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के क्या बोलेंगे? हार्ड तो इसमें वैसे कार्बन सिलिकॉन जर्मनियम तीनों ही नेटवर्क सॉलिड थे कि नहीं? तो चाहो तो लिख सकते हो नीचे वाले एलिमेंट से टिन और लेड से थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा, बस टिन और लेड से थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाएगा। इसके अलावा एलोट्रोप्स, एलोट्रोप्स और भी पॉसिबल है, और के भी पॉसिबल। सर सेकंड पॉइंट क्या लग रहा है ये? सिलिकॉन भी बनाता है, और लिख सकते हो उसके अंदर, लिख सकते हो। क्या कह रहा है अनुराग? सर सेकंड पॉइंट में क्या लिख रहा है? सेकंड पॉइंट में किसके? इसी में डायगोनल रिलेशनशिप के। अच्छा मैंने पहले लिखा है नेटवर्क सॉलिड है, दोनों नॉन मेटल है, बोथ नॉन मेटल्स, अच्छा ठीक है। बोथ नॉन मेटल्स, ऑक्साइड दोनों की एसिडिक, BF3 और SiF4 का पार्शियल हाइड्रोलिसिस होता है, बोरोन सिलिकॉन की लगभग सेम डेंसिटी। अब कार्बन के जो पॉइंट्स हैं वो क्या होंगे इसमें? ये कैटिनेशन की यूनिक प्रॉपर्टी है ना, ये तो सबसे कैटिनेशन यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। कार्बन के अंदर ही पी पाई मल्टीपल बॉन्ड्स पॉसिबल है, याद है कि नहीं है? जिस वजह से CO2 क्या आता है, गैस आता है। CO2 एक आइसोलेटेड मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, लेकिन SiO2 आइसोलेटेड तो नहीं है ना, वो तो नेटवर्क सॉलिड था, याद है कि नहीं है? याद है कि यस नहीं? सर। SiO2 क्या था? वो तो 3D सॉलिड होता पूरा एकदम इस तरीके से, याद आ गया कि नहीं है? यस सर। ये कंटिन्यूएशन में चलेगा पूरा, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, क्योंकि इसमें पी पाई मल्टीपल बॉन्डिंग होती है। फिर इसका कोऑर्डिनेशन नंबर लास्ट कहां तक जाता है? 4 तक, जैसे CF4 बन गया, लेकिन सिलिकॉन जो है वो तो SiF6 टू नेगेटिव भी बनाता है, सिलिकॉन SiF6 टू नेगेटिव भी बनाता है। और इसका तो तुम्हें रीजन याद होगा, मैंने कराया था तुम्हें, CF6 टू नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन SiF6 टू नेगेटिव एग्जिस्ट करता है। क्या रीजन था इसका? वेकेंट ही नहीं होता इसी में। हाँ, कार्बन के पास वेकेंट डी और प्लस नहीं है। अच्छा SiF6 टू नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, ये भी एनसीईआरटी का। SiF6 टू नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, SiCl6 टू नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। SiF6 टू नेगेटिव एग्जिस्ट करता है, SiCl6 टू नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। सर सील का साइज बहुत बड़ा है। हाँ क्लोरीन का एक तो SiF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, SiCl बॉन्ड वीक, पहला पॉइंट। SiF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, SiCl बॉन्ड वीक। दूसरा, सिलिकॉन इतना बड़ा नहीं है कि 6 बल्कि ग्रुप्स को अपने अराउंड, 6 बल्कि क्लोरीन ग्रुप्स को अपना अराउंड रख पाए, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, एक वर्ड में, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ऑफ बल्कि क्लोरीन ग्रुप्स अराउंड वन सिलिकॉन एटम। क्लियर है कि नहीं है? ये 2 पॉइंट एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। SiF6 टू नेगेटिव स्टेबल बट नॉट SiCl6 टू नेगेटिव। 2 पॉइंट्स है, एक SiF बॉन्ड स्ट्रॉन्ग और दूसरा SiF बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने तो बता रखा है F और O ये ऐसे एटम है जो ये ऐसे एटम है जिनके साथ हर कोई बॉन्ड बनाना पसंद करता है, लेकिन ये खुद के साथ बॉन्ड बनाना ज्यादा पसंद नहीं करते। FF बॉन्ड भी वीक है, OO सिंगल बॉन्ड भी वीक है, FF बॉन्ड भी वीक है, OO सिंगल बॉन्ड भी वीक है। सिंगल बॉन्ड में लोन पेयर रिपल्शन होती है। तो इसलिए ऑक्सीजन सल्फर की बात करें तो सल्फर मैक्सिमम कैटिनेशन करता है, ऑक्सीजन नहीं करता। NN सिंगल बॉन्ड की बात करें तो फास्फोरस कैटिनेशन फिर भी कर सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन नाइट्रोजन नहीं कर सकता। NN सिंगल बॉन्ड वीक है, ट्रिपल बॉन्ड की बात नहीं कर रहे, ना ही ऑक्सीजन के अंदर डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं। तो ऐसे ही तुम अपने आप ही सोचना थोड़ा सा, तो ये तुम कर लोगे, सही है, ये इसका तुम कर लोगे। फिर कार्बन भी नॉन मेटल है, बाकी सब मेटेलिक में आते हैं, सिलिकॉन भी एक नॉन मेटल है, लिख सकते हैं कार्बन की, कार्बन नॉन मेटल है ना, कार्बन नॉन मेटल है। चलो पॉइंट बढ़ाने हैं तो बढ़ा सकते हैं, बस तुम्हें समझा दिया मैंने किस तरह से डायगोनल रिलेशन के बारे में सोचना है और किस तरह से एनालिसिस बिहेवियर के बारे में सोचना है। तो ये पॉइंट्स इसके अंदर आ जाएंगे। नेक्स्ट नोट करना है अब, नेक्स्ट नोट करना है इसके अंदर। ये हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, केमिकल प्रॉपर्टी खत्म हो चुकी है, एनालिसिस बिहेवियर खत्म, डायगोनल रिलेशनशिप खत्म हो गया है। अब आ जाएगा सीधा कंपाउंड्स आएंगे ना, अब कंपाउंड्स आएंगे, अब आएंगे कंपाउंड्स। तो पहले पढ़ेंगे कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, कंपाउंड्स ऑफ बोरोन, जिसके अंदर हमारे पास 3 पढ़ने हैं कंपाउंड, 3 कंपाउंड आएंगे। जैसे एक आएगा बोरेक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके पेपर में, Na2B4O7.10H2।
और Na2B4O5, Na2B4O5, OH होल 4 डॉट 8H2। ये एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका, बुक्स में कहीं भी देखोगे ना तो फॉर्मूला लिखा होगा ये वाला, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये वाला फॉर्मूला है Na2B4O5 OH होल 4 डॉट 8H2, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला है इसका। इससे स्ट्रक्चर बनाने में बहुत इजी रहेगा, ऊपर वाले से स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। दिस इज कॉल्ड एज बोरेक्स। बोरेक्स ये कंपाउंड है बोरेक्स। इसको टिंकल वर्ड भी यूज करते हैं इसके लिए, या तुमने मोस्ट कॉमनली सुहागा सुना होगा, वो ये है बोरेक्स, सुहागा। टिंकल भी कहते हैं इसी को, और सुहागा भी यही है, बोरेक्स। Na2B4O7.10H2, Na2B4O5, Na2B4O5 OH होल 4 डॉट 8H2, ये एग्जैक्ट फॉर्मूला इसका। एक तो कंपाउंड हमें ये स्टडी करना है इसका, एक कंपाउंड हमें ये इसका स्टडी करना है, और दूसरा कंपाउंड स्टडी करना है बोरिक एसिड H3BO3। कुछ तुम्हें इसके बारे में पहले से पता है, कुछ तुम्हें इसके बारे में पहले से पता है। और एक कंपाउंड है डाइबोरेन, ये तो मैं बहुत डिटेल में पढ़ा चुका हूँ, याद है कि नहीं, ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर। तो ये लगभग तुम्हें पढ़े हुए हैं, बोरेक्स को छोड़ करके तुमने बाकी दो कंपाउंड पढ़े हुए हैं, लेकिन मैं एक बार को जल्दी जल्दी तीनों कराऊंगा। पहला वाला ध्यान से करेंगे जरूर, बोरेक्स वाले को, बोरेक्स वाले को बहुत ध्यान से करेंगे, नोट करना है। फर्स्ट कंपाउंड बोरेक्स, पहले मैं इसका स्ट्रक्चर ही बता देता हूँ, क्योंकि मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है यहाँ पे, इसलिए स्ट्रक्चर बना रहा हूँ मैं बोरेक्स। इसके क्वेश्चन आए हुए हैं कि बोरेक्स के अंदर बोरॉन की हाइब्रिडेशन क्या होगी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन, बोरेक्स के अंदर बोरॉन की हाइब्रिडेशन क्या होगी। तो जैसे मैंने P4O6 का P4O10 का स्ट्रक्चर बनाया था, सेम कुछ ऐसी करेंगे। 4B को रख देंगे, 4B रख दिए, और अब क्या करेंगे, हाँ हर एक 2B के बीच में क्या आएगा, O आएगा। ये रख दिया। अब कोई भी 2B लेना, सिर्फ 2B लेना और उनके बीच में वो लगा देना, ऑल्टरनेट वाले, और चारों पे OH लगा देना, चारों पे OH लगा देना, चारों पे OH। अब तुम्हें 2B ऐसे दिख रहे होंगे जिसके 4 बॉन्ड है, दिख गए कि नहीं, 2B दिख गए हॉरिजॉन्टली जिनके 4 बॉन्ड है, इसलिए उस B पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव नेगेटिव। और इसीलिए तो Na2 लगा हुआ है, इसलिए बाहर क्या लगा हुआ है, Na2, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगेगा, सही ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लगेगा, इसी वजह से Na प्लस जो है बाहर, तुम चाहो तो उसको अच्छे दिखा दो 2Na प्लस, और इसीलिए 2B माइनस है। अब तुम्हें देख क्या होगा यहाँ पे, बोरोन के ऊपर हाइब्रिडेशन क्या आ रही है, क्या है बोरोन की हाइब्रिडेशन स्ट्रक्चर के अंदर, हाँ sp2 और sp3, ये बोरोन sp2 है, और ये वाला बोरोन 4 बॉन्ड है तो sp3, और ऊपर वाले बोरोन में बैक बॉन्डिंग भी होगी, ये बैक बॉन्डिंग, वो अपने लोन पर देगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट बोरोन को, बैक बॉन्डिंग होगी इसमें, क्लियर है कि नहीं है, ऊपर वाले बोरोन में बैक बॉन्डिंग भी होगी, लेकिन हाइब्रिडेशन चेंज नहीं होगी, sp2 रहेगी, हाइब्रिडेशन sp2 रहेगी। और जिस बोरोन के 4 बॉन्ड बन रहे हैं नेगेटिव चार्ज वाला बोरोन, उसमें हाइब्रिडेशन sp3 है, तो इसलिए ऑप्शन 2 थे इसमें, sp2 एंड sp3 बोथ, दोनों हाइब्रिडेशन होगी इसके अंदर। और तुम देखो मैंने जो फॉर्मूला लिखा नीचे, वो बन रहा है पूरा इससे कि नहीं, Na2B4O5 OH होल 4 डॉट 8H2 बन रहा है कि नहीं, बन रहा है ना पूरा फॉर्मूला इससे। तो लिखना एक्चुअल में ये चाहिए था फॉर्मूला, लेकिन ऊपर वाला ज्यादा कॉमनली यूज होता है, Na2B4O7.10H2। क्लियर हो गया कि नहीं, है स्ट्रक्चर क्लियर हो गया कि नहीं। एनसीईआरटी में डिटेल दे ही नहीं रखी बिल्कुल भी इसकी, ना स्ट्रक्चर के बारे में दे रखा है, फॉर्मूला भी सिंपल लिखा हुआ है, और उसके बाद 2 रिएक्शन दे रखी है इसकी, कि इसमें पानी डालेंगे तो क्या होगा, और इसमें अगर HCl डालेंगे तो क्या होगा। सर हाँ बोल अगर, सर जो बोरॉन में आपने कहा था कि बैक बॉन्डिंग होगी, तो सर उसमें वो क्यों चेंज होगी हाइब्रिडाइजेशन। चेंज क्योंकि बॉन्ड तो उतना ही है ना, सिग्मा बॉन्ड तो उतना ही है, ओके ठीक है सर। बोरोन के सिग्मा बॉन्ड, तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट नोट करना आगे, नेक्स्ट इसके अंदर, अब इसकी प्रिपरेशन है, इसकी प्रिपरेशन करने के लिए ना मैं तुम्हें एक चीज बता रहा हूँ, तुम इसको याद कर लो पहले तो, और इसका भी ना, इसकी भी टेक्निक्स होती हैं जो मैं बताऊंगा तुम्हें रिएक्शन की, लेकिन अभी तुम याद कर लो उसको, जब मैं हीटिंग इफेक्ट कराऊंगा डिटेल में, टाइम मिलेगा मेरे को, तब मैं तुम्हें बताऊंगा इसकी टेक्निक्स, कैसे हीट करने पर ये मिलता है। H3BO3 बोरिक एसिड, नाम लिखते रहना जरूर, H3BO3 बोरिक एसिड है,
इसको हीट किया अगर हमने, टेम्परेचर कितना लिख देना, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस, लगभग 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया इसको अगर, 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे इसको अगर, तो पानी बाहर निकल जाएगा, HbO2 मिल जाएगा, HbO2। क्या नाम आ जाएगा इसका, याद होगा मैंने बताया तुम्हें, अगर एक एलिमेंट के पास 3 OH ग्रुप, तो उसके आगे वर्ड लिखता था ऑर्थो, याद आ गया कि नहीं, ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑक्सो एसिड में पढ़ाया हुआ है, ऑर्थोबोरिक एसिड। और ऑर्थोबोरिक एसिड में से कभी भी वाटर बाहर निकलता है तो एक वर्ड यूज होता है मेटा, याद आ गया कि नहीं, मेटाबोरिक एसिड। तो इसलिए इसका नाम क्या है, मेटाबोरिक एसिड, HbO2 का, HbO2 का नाम मेटाबोरिक एसिड। कराया हुआ ना पहले ये, ऑर्थो वाले 3 थे एसिड्स, ऑर्थोसिलिकिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, और एक ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड, याद आ गया कि नहीं, यस सर। मेटासिलिकिक एसिड, मेटा फॉस्फोरिक एसिड, और ये मेटाबोरिक एसिड। और इसको गर्म कर देंगे अगर 160 डिग्री सेल्सियस तक, लगभग 160 डिग्री सेल्सियस तक, तो मिलेगा टेट्राबोरिक एसिड, H2B4O7, H2B4O7 टेट्राबोरिक एसिड, सही ना। 4HbO2 लिखे हीट करेंगे तो मिलेगा टेट्राबोरिक एसिड, टेट्राबोरिक एसिड। और उसके बाद हम, इसके बाद अगर इसको गर्म करते हैं, स्ट्रांगली हीट करते हैं, अगर इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे अगर, तो मिलता है बोरिक एनहाइड्राइड B2O3। बोरिक नाम जरूर लिख देना, बोरिक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है तुम्हें ऑप्शन डायरेक्ट ये मिले, H3BO3 को हीट किया तो क्या मिलेगा आंसर, बोरिक एनहाइड्राइड। याद रहेगा कि नहीं ये, बोरिक एनहाइड्राइड, याद रहेगा। सही ना, B2O3 फाइनल आंसर याद रखना जरूर। अब एक चीज और देखेंगे, अब अगर मैं इसके अंदर पानी डाल दूं, हीट कर रहे हैं तो वाटर बाहर निकल रहा है, अगर मैं वाटर डाल दूं तो ये मिल जाएगा। उल्टा जरूर याद रखना, अगर तुम्हें बोरक्स की रिएक्शन याद रखनी है तो उल्टा जरूर करना इसका, ये बहुत इंपॉर्टेंट हीटिंग इफेक्ट बताया मैंने, उल्टा जरूर याद रखना। हीट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, H2B4O7, इसको गर्म करेंगे तो क्या मिलेगा, HbO2 वाटर के साथ। हो सकता है कि डायरेक्ट ये भी दे दे, और इसको गर्म करेंगे तो H3BO3। क्लियर है कि नहीं ये, उल्टा जरूर याद रखना। बस मैं H2O की जगह बोरस वाली रिएक्शन में Na2O लूंगा, क्या लूंगा मैं, Na2O। क्लियर है कि नहीं, H2O की जगह क्या लेंगे, Na2O। सेम टाइप की रिएक्शन चलेगी। तुम में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो होमवर्क में ऑक्सो एसिड के स्ट्रक्चर बना के ला रहा है, क्योंकि मैंने उस समय बोला था लेकिन अभी तक किसी ने नहीं बनाया वो, अब दोबारा कर दो, भूल जाएगा नहीं तो सही है। ऑक्सो जो भी वेडनेसडे को आएगा नेक्स्ट, ऑक्सो एसिड्स के स्ट्रक्चर जरूर बना के लाने हैं, और 2-2 बार बना के लाने हैं, ताकि ये भूलना नहीं कभी। ऑक्सो एसिड जिसने भी किया हुआ सब बना के लाएंगे स्ट्रक्चर्स, जैसे तुम K2Cr27 KMnO4 की रिएक्शन कर रहे हो, ऐसे ही उसको भी कर लेना काम। तो ये अभी हीटिंग इफेक्ट याद कर लो, क्योंकि अब मैं जो बोरेक्स की प्रिपरेशन बता रहा हूँ उसमें ये काम आएगी। बोरेक्स की प्रिपरेशन होती है, एक और होता है, क्या नाम है इसका और का, कोई भी तुम में से कौन से और से बोरेक्स की प्रिपरेशन होती है, सीधी बोलना आंसर। क्या है और का नाम जिससे बोरेक्स की प्रिपरेशन होती है, नोट करेंगे, कोलेमेनाइट और Ca2B6O11, Ca2B6O11 कोलेमेनाइट। एज इट इज पूरा जो मैं रिएक्शन लिखूंगा, एज इट इज पूरी IIT एडवांस के पेपर में आई हुई है इसकी प्रिपरेशन, NCERT में नहीं है, तो देख लेना एक बार, लेकिन है इंपॉर्टेंट, मिस नहीं कर सकते इसको। कोलेमेनाइट और Ca2B6O11। और अगर तुम्हें और तरीके से करना है तो इसके अंदर 2 ऑक्साइड्स मिक्सड है, 2CaO, मैं लिख रहा हूं नाम इसका, 2CaO.3B2O3। देखो बन गया कि नहीं ये, कभी भूल जाओ तो इसे निकाल लेना, ये तो नहीं भूल सकते ना। 2CaO.3B2O3 है ना, Ca2B6O11। तो मैंने लिया सी कोलेमेनाइट और 2CaO.3B2O3 लिख रहा हूं मैं, इस फॉर्म में लिख रहा हूं। अब इसमें डाला मैंने Na2CO3, Na2CO3, क्या मिलेगा इससे, Na2CO3, Na2CO3 को क्या मैं ऐसे सोच सकता हूं, Na2O plus CO2,
इसको सोच सकते हैं ऐसे कि नहीं, Na2O प्लस CO2। अब देखो रिएक्शन हो गई, CaO की रिएक्शन CO2 के साथ क्या मिल जाएगा, CaCO3, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट 2CaCO3। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट आ गया। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट, B2O3 और Na2O क्या मिलेगा, ऊपर से देख के निकाल सकते हो आंसर, B2O3 प्लस Na2O आ गया, Na2B4O7 आगे प्रिपरेशन की नहीं इसकी, यही है प्रिपरेशन इसकी, मिल गया कि नहीं है। समझ गया कि नहीं है। तो ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, टर्बिडिटी मिलती है, साथ में Na2B4O7, साथ में Na2B4O7 और एक प्रोडक्ट और मिलता है NaBO2, NaBO2, NaBO2 और NaBO2 में जब CO2 डालते हैं, NaBO2 में जब CO2 डालते हैं तो दोबारा ही मिल जाता है, ये यहीं पे पढ़ लेना, Na2B4O7, NaBO2 में CO2, NaBO2 में CO2 डालेंगे तो Na2B4O7 मिल जाएगा दोबारा। फिर एक रिएक्शन हो रहा है इसकी, H3BO3 में भी Na2CO3 डालते हैं, अगर H3BO3 में भी Na2CO3 डालते हैं तो भी मिलता है Na2B4O7, तो भी Na2B4O7 मिलता है, सही ना, तो भी क्या मिल जाता है Na2B4O7। ये प्रिपरेशन है। और अपने आप पड़े पड़े ऑन कूलिंग या ठंडा करने पर, Na2B4O7 ये 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O के साथ क्रिस्टलाइज करके क्या बना देगा, कंप्लीट फॉर्मूला बोरेक्स का, Na2B4O7 डॉट 10H2। ये पूरी प्रिपरेशन है बोरेक्स की, ये पूरी एज इट इज IIT एडवांस के पेपर में आई हुई है, Na2B4O7 डॉट 10H2, Na2B4O7 डॉट 10H2। क्लियर हो गया कि नहीं है, क्लियर हो गया है। अब हीटिंग इफेक्ट, इसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट में करेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट, Na2B4O7 डॉट 10H2 गर्म करते हैं इसको, अगर इसको गर्म करते हैं तो क्या मिलेगा, पहले वाटर हट जाएगा, Na2B4O7 प्लस 10H2, है ना, Na2B4O7 प्लस 10H2, और Na2B4O7 को गर्म करेंगे तो ये स्वेलअप कर जाता है, ये और ये थोड़ा और इसको गर्म करते हैं तो और मिल जाएगा NaBO2 प्लस B2O3, इसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, ट्रांसपेरेंट, जैसे मैंने बोला अभी ग्लासी मटेरियल एक पीछे बताया था, कौन सा था वो, SnCl2, है ना। तो ऐसे ये ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड है एंड इट स्वेल्स अप, ये भी लिख देना जरूर, ऑन हीटिंग, नाउ बोरेक्स विल स्वेल अप अपॉन हीटिंग फॉर्मिंग दिस ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, नाउ बोरेक्स विल स्वेल अप, ये स्वेल अप कर जाएगा। कई बार ये भी ऑब्जेक्टिव पूछते हैं कौन सा मटेरियल है जो स्वेल अप कर जाएगा, तो बोरेक्स है, वो गर्म करने पे स्वेल अप कर जाता है, दिस इज ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड। और ये बहुत सारे कलर्ड मेटल आयंस को डिटेक्ट करने का काम आता है। ये जो है बोरेक्स बीड टेस्ट के रिएक्शंस हैं जो मैंने हीटिंग वाली लिखी है ऊपर, एंड दिस इज यूज्ड टू डिटेक्ट लार्ज नंबर ऑफ कलर्ड मेटल आयंस, जो कलर्ड मेटल आयंस है ना उन्हीं को डिटेक्ट करने का काम आता है, अल्कली मेटल्स, अल्काइल अर्थ मेटल्स को नहीं। कलर्ड मेटल आयंस जैसे ट्रांजिशन मेटल्स, जैसे ट्रांजिशन मेटल्स, अगर मैं एग्जांपल लिखूं, कॉपर प्लस 2 है, कॉपर प्लस 2, या CuSO4 ले लो, CuSO4 को गर्म करेंगे तो क्या मिल जाएगा, CuO प्लस SO3, तो CuO प्लस B2O3 अटैक करेगा इस पे, प्लस B2O3 अटैक करेगा, B2O3 कहां से मिला है, फ्रॉम बीड, फ्रॉम बीड, फ्रॉम कौन सी बीड, ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीड, और ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कहां अटैक करेगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में याद है क्या थी, गरम किया ऊपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम कहां होगी, एक ये ऑक्सीडाइजिंग ऊपर होगी नीचे होगी, ऊपर, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन ज्यादा, यहाँ ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, इसी में मिलता है कलर, जो मैंने अल्कली मेटल्स के कलर बताए थे तुम्हें, याद रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में मिलते हैं कलर्स, वो कलर कहाँ थे, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में। और नीचे यहाँ पे फ्यूल ज्यादा, तो यहाँ कौन सी फ्लेम, यहाँ फ्यूल या कार्बन ज्यादा, तो कौन सी फ्लेम, रिड्यूसिंग फ्लेम।
और गर्म कौन सा रीजन होता था? रीजन 2, याद है कि नहीं? रीजन 2, टिप पे मान लो रीजन 2 होता है इसके, है ना? तो रीजन 2 जो था वो काफी गर्म होता है, क्योंकि वहां पे फ्यूल टू ऑक्सीजन रेशियो क्या होता है? बहुत प्रॉपर। याद आ गया? नहीं बताया हुआ मैंने, एस ब्लॉक के अंदर बताया हुआ है। अब CuO में B2O3 बोरिक एनहाइड्रेट, बोरिक एनहाइड्रेट कहां से आया है? बीट से, इधर से, फ्रॉम ट्रांसपेरेंट ग्लासी बीट। तो क्या ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या दे देगा? CuBO2 होल ट्वाइस, कौन सा कलर होता है इसका? कॉपर 2+ का कौन सा कलर होता है? नहीं याद? ब्लू कलर। कॉपर सल्फेट पानी, कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल जो व्हाइट कलर के होते हैं, जैसे ड्रॉप ड्रॉप करके पानी गिरेगा तो कौन सा कलर हो जाएगा? कॉपर सल्फेट ब्लू कलर की होती है, हर किसी को पता है ये। कॉपर+2, ये मिल जाएगा ब्लू कलर। कॉपर+2 आ जाएगा ब्लू कलर का। और अगर इसके अंदर अब हम, और इसके अंदर अगर मैं जो ब्लू कलर का ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर मेटाबोरेट, क्यूप्रिक मेटाबोरेट जो है, इसके अंदर अगर मैं रिड्यूसिंग फ्लेम में ट्रीट करूं उसको, इसको मैं अगर रिड्यूसिंग फ्लेम में ट्रीट करूं, Na BO2+C, Na BO2+C रिड्यूसिंग फ्लेम में, तो कार्बन जरूर होगा। Na BO2+C इन रिड्यूसिंग फ्लेम ना हो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर के अंदर। और साथ में Na BO2 किसमें जाएगा? Na2B4O7, और साथ में CO, साथ में CO। और कॉपर कौन से कलर का? कॉपर, कॉपर तो सबने देखा हुआ है, रेड। कौन सा कलर का ब्राउन। होता है? रेडिश ब्राउन, याद है ना? रेड कलर का। रेड कॉपर की वायर देखिए, कॉपर देखो ना अंदर से कैसा होता है, रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन या रेड लिखते हैं, रेड ज्यादा यूज होता है इसके, रेड कलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, जरूर याद कर लो पूरा। अभी CO4 था, ब्लू कलर का, क्या मिला? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर, रिड्यूसिंग फ्लेम में रेड कलर। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ब्लू कलर, रिड्यूसिंग फ्लेम में रेड कलर। समझ गए कि नहीं? जरूरी नहीं है हर एक मेटल का ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग का कलर डिफरेंट हो, सेम भी हो सकते हैं। कलर क्या होते हैं? सेम भी हो सकते हैं। बताऊंगा। जैसे यहाँ पे CO4 की जगह अगर होता हमारे पास COSO4, कोबाल्ट सल्फेट, तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों में सेम कलर। तो रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग दोनों में सेम कलर, सही ना? रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग दोनों में क्या आएगा? सेम कलर। देखेंगे इधर, देखो, अब कलर नोट कर लेंगे एक बार। कलर नोट कर लेंगे, जैसे क्रोमियम 3+ है, Mn2+, Fe3+, कोबाल्ट 2+, निकल 2+, और कॉपर 2+। यही है ना? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या कलर आएगा? रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या कलर आएगा? ये रट देना जरूर। ये कुछ नहीं दे रखा है एनसीईआरटी के अंदर, और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आते हैं इसके। जैसे इसका, इस केस में, क्रोमियम के केस में CrBO2 होल थ्राइस बनेगा। कलर कौन सा था क्रोमियम 3+ का? याद होगा सबको, ग्रीन। सेम चीज, ग्रीन कलर। Mn लाइट पिंक, क्या कलरलेस था? MnBO2 होल ट्वाइस, लाइट पिंक या कलरलेस? लाइट पिंक या कलरलेस, सेम। और आयरन, आयरन का कलर FeBO2 होल थ्राइस, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। और इधर आयरन, रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या आ जाएगा? +3 से +2, +3 से +2, ग्रीन कलर। रेडिश ब्राउन था, और रिड्यूसिंग फ्लेम में कलर क्या आ जाएगा? ग्रीन कलर। कोबाल्ट का दोनों स्टेज में कलर क्या होता है? ब्लू। COBO2 होल ट्वाइस, ब्लू कलर। COBO2 होल ट्वाइस, ब्लू कलर। दोनों में ब्लू कलर। निकल का NiBO2 होल ट्वाइस बनेगा पहले, ब्राउन कलर का, सेम वही ब्राउन कलर। और निकल आ जाएगा ग्रे कलर, रिड्यूसिंग फ्लेम में। रिड्यूसिंग फ्लेम में ग्रे कलर आ जाएगा, निकल आ जाएगा। तो कॉपर का मैंने तुम्हें बताया ये टेस्ट पूरा भी। कॉपर में क्या आया था? CuBO2 होल ट्वाइस, कौन सा कलर? ब्लू। और और रिड्यूसिंग में रेड, रेडिश ब्राउन। याद आ गया कि नहीं? रेडिश ब्राउन या रेड, ये वाले कलर याद कर लेना जरूर। ये सर ट्रांजिशन मेटल्स मैंगनीज के का यही क्या वाले है? कलर पूछे जाएंगे। हाँ, पूछना किसी को कुछ?
सर मैंगनीज और कोबाल्ट का कलर क्या है? कोबाल्ट का तो ब्लू लिखा है ना, कोबाल्ट का ब्लू, और मैंगनीज वाले का लाइट पिंक या कलरलेस, ठीक। लाइट पिंक कलर रख देना। निकल में तो ग्रे लिखा हुआ, पहले ब्राउन है, पहले ब्राउन फिर ग्रे, पहले ब्राउन फिर ग्रे। कर लिया नोट? सी प्लस में तो वो होगा ना ब्लू, ब्लू कलर। लिख लिया? नेक्स्ट नोट कर लेंगे इसी में, इसकी रिएक्शन। एक्वस, पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा हुआ है नीट में, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्ट्स एज बफर। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स एक्ट्स एज बफर, ये मैंने तुम्हें कराया हुआ है, कहाँ पे कराया ये? आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर। याद आ गया कि नहीं? 7H2 डालते थे इसमें, तो क्या बनता था पहले? टू Na2 है तो 2NaOH, और B4 है तो 4H3BO3, 4H3BO3। अब 2NaOH और 2H3BO3 कंबाइन कर जाएंगे, 2H3BO3 बच जाएंगे, क्या आ जाएगा? 2NaBOH4, 2NaBOH4 आ जाएगा, साथ में 2H3BO3। ये बन गया बफर की नहीं? फीक एसिड साथ में इसका कंजुगेट बेस, ये क्या है? दिस इज एक्टिंग एज बफर, एसिडिक बफर बन गया। ये कराया हो ना पहले? aqueous solution of borax acts as buffer, नोट कर लेंगे एक बार, aqueous solution of borax acts as buffer। सही ना? aqueous solution of borax acts as buffer। लिख लिया? लिख लिया? ये aqueous solution of borax acts as buffer। अब Na2B4O7 है, अगर मैं इसमें HCl डाल दूंगा, HCl डालेंगे तो क्या होगा? एसिड डाल दिया तो वीकर एसिड से बाहर निकल जाएगा, एसिड डाल दिया तो इसके अंदर वीकर एसिड बाहर निकल जाएगा कि नहीं? वीकर एसिड क्या है? Na2B4O7 में H3BO3, तो H3BO3 बाहर निकल जाएगा, साथ में NaCl। ये H3BO3, अगला टॉपिक मेरे को क्या पढ़ाना है इसके बाद? H3BO3, बोरिक एसिड तो पढ़ाना है, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। और अगर मैं इसमें H2SO4 डाल दूंगा तो भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड क्या है? वीकर एसिड क्या है? H3BO3 बाहर निकल जाएगा कि नहीं? क्या आ जाएगा आंसर? H3BO3, और साथ में क्या बनेगा? Na2SO4। ये H3BO3 की प्रिपरेशन, H3BO3 की प्रिपरेशन, और इधर भी H3BO3 की प्रिपरेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं? है क्लियर हो गया सबको? ये H3BO3 की प्रिपरेशन, वाटर सिलेक्शन दिखा दी, H3BO3 की प्रिपरेशन दिखा दी यहाँ पे। अब एक स्ट्रक्चर अगर बन सकता है तो भी नोट कर लेना, यहां तक याद करना तुम्हें अभी। एक स्ट्रक्चर नोट करना है तो H3BO3 का कंप्लीट 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, H3BO3 का कंप्लीट 2 डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर अगर बन पाता है अभी तो। जैसे मैं लिखूंगा इसी तरह से लिखते रहना, बड़ा स्ट्रक्चर है थोड़ा सा। सेम ऐसे इधर भी कर देना। बस अब ऐसे लगाते रहो। करा रखा है? अच्छा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही सही, हाइड्रोजन बॉन्डिंग करा रखा, जोड़ देना इसको। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए बोरिक एसिड का ये अपना एच रिलीज नहीं करता, बताया था ना ये।
बोरिक एसिड इसी वजह से अपना एच रिलीज नहीं करता। हम्म तो इस वजह से बोरिक एसिड ये पूरा इसके एच सारे बाउंड होते हैं, इस वजह से अपना एच आसानी से रिलीज नहीं करता। एच लगा देंगे इसके पास, ये यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये एच इसका ये रहा एक, इसका एच ये रहा दूसरा, ये एच ये रहा तीसरा, ये भी आगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होगा। इस वजह से इसका टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस वजह से इसका क्या होता है, टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। बस ये आ गया। ये 6 एच दिखा दिया बात, ये आगे भी बाउंड होते हैं और इस वजह से अपना एच आसानी से रिलीज नहीं करता है। इस वजह से अपना एच आसानी से रिलीज नहीं करता और इसका टू डायमेंशनल शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है। टू डायमेंशनल है शीट लाइक स्ट्रक्चर, ये याद रखना। ये एच अपना बोरिक एसिड जो है अपना एच प्लस रिलीज क्यों नहीं करता है, इसका सेल्फ आयनाइजेशन क्यों क्यों नहीं होता है, इसको हम वीक मोनो बेसिक ल्यूइस एसिड बोलते हैं। एन फैक्टर इसका 1 होता है, याद है कि नहीं? ये एन फैक्टर 1 है इसका, इसको वीक मोनो बेसिक ल्यूइस एसिड बोलते हैं। वीक मोनो बेसिक ल्यूइस एसिड ये अपना एच प्लस रिलीज नहीं करता। जब इसको हम पानी में डालते हैं, जब इसको हम पानी में डालते हैं H3PO3 को, तो बनता है BOH4 नेगेटिव प्लस H प्लस। ये इसका एन फैक्टर इसलिए 1 होता है। ये इसने डायरेक्ट अपना H प्लस रिलीज क्यों नहीं किया, क्योंकि इसके जितने भी एच है वो कंपाउंड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर। इसके जितने भी एच है वो सब बाउंड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इसलिए अपना H प्लस रिलीज नहीं किया। ये वीक मोनो बेसिक ल्यूइस एसिड है, ये याद रखना है। इट इज अ वीक मोनो बेसिक ल्यूइस एसिड, इसको नहीं भूलना बिल्कुल भी। तो एक बार पीछे वाला पेज ठीक है दिखा ना? दो प्लीज। पीछे वाला पेज कहाँ से आएगा? चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, और अभी याद कर लेना जरूर, इसको याद कर लेना। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों खत्म कर लिए हैं और साथ में बोरेक्स भी कर लिया खत्म।